बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है, फाइनली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 T20 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। लो स्कोरिंग मैच थे, पाकिस्तान ने परफॉर्म अच्छा किया, अच्छा टीम वर्क देखने को मिला। और मजे की बात यह है कि बाबर आजम ऑलमोस्ट तीनों मैचेस में फ्लॉप हुए, लेकिन पाकिस्तान की जो बाकी टीम थी, जो टेल एंडर्स थे, जो मिडल ऑर्डर था, उसने न सिर्फ मैच को संभाला बल्कि पाकिस्तान को जीत कर भी दिखाया। और स्पेशली आज के मैच की बात की जाए तो क्या ही बात है, एक बॉल पे 2 रन चाहिए था, जो पाकिस्तान ने आखिरी बॉल पे मोहम्मद नवाज ने चौका मार के पाकिस्तान को जो है वो फतेह दिलवाई। 6 विकेट से पाकिस्तान जो है वो तीसरा T20 भी जो ढाका में खेला जा रहा था वो पाकिस्तान जीत गया। और एक और चीज अच्छी जो देखने को मिली कि लास्ट जो 9 T20 मैचेस हैं उनमें 8 पाकिस्तान ने जीते हैं और 8 मुख्तलिफ मैन ऑफ द मैच जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से सामने आए। तो यह जाहिर करता है कि एक टीम वर्क, एक कॉम्बिनेशन, या जो वर्ल्ड कप के बाद जैसे बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में एक बात की थी कि एक यूनिट अच्छा बन गया है, तो इसको साथ लेके चलना होगा। तो यकीनन पाकिस्तान टीम का जो यूनिट है वो भी अच्छा बन गया है। अगर बेंच की बात की जाए, जो वो प्लेयर्स जो जिनको रिजर्व में रखा हुआ था, जो खेले नहीं थे अभी तक, उनकी अगर बात की जाए तो उनको आज ट्राई किया गया। मोहम्मद अब उस्मान कादिर को ट्राई किया गया, शाहनवाज धानी को ट्राई किया गया और सरफराज को अनफॉर्चुनेटली सरफराज जो है वो फ्लॉप रहे, लेकिन उस्मान कादिर ने अच्छा परफॉर्म किया, 2 विकेट्स उन्होंने ली, शानी ने 1 विकेट और मोहम्मद वसीम जूनियर तो स्टार्ट से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको पाकिस्तान ने तीसरे मैच में आजमाया और यकीनन कुछ खामियां थी, लेकिन अच्छे जो उम्मीदें थी उन पे पूरा उतरे। और 26 नवंबर से पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है। चट्टागोंग में जो टीम है स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो चट्टागोंग में मौजूद है, टेस्ट स्क्वाड। जबकि इन T20 स्क्वाड में से वो प्लेयर्स जो बाबर आजम की कयादत में टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे वो इस मैच के बाद चट्टागोंग के लिए रवाना होंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का जो पहला मैच है वो 26 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट जो है वो 4 दिसंबर को खेला जाएगा। हमें काजिम शाह ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया काजिम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अगर आज के मैच को देखा जाए या पूरी सीरीज को देखा जाए, क्या कहते हैं आप? जी, बहुत अच्छा पाकिस्तान ने जो है वो टेम्परामेंट भी शो किया जी, और बहुत ही अच्छा टीम वर्क शो किया, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश की कंडीशंस जो है वो इतनी सूटेबल नहीं है, बैटिंग ट्रैक नहीं है जी। वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, बैट्समैन को सरवाइव करना पड़ता है। उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम खुद जो है वो कोई ज्यादा रन नहीं कर पा रही जी। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा टीम वर्क शो किया। अपर ऑर्डर तो आपको पता है हमारा शुरू से ही ठीक रहा है, लेकिन हमें जो स्ट्रगल करनी पड़ रही थी कुछ अरसे से वो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ और जो लोअर मिडल ऑर्डर में आने वाले बैट्समैन, जैसा कि आज और कल 2 लास्ट गेम्स में हमें नुमाया कारकर्दगी, नीचे से जो फिनिशिंग टच दिया है वो मोहम्मद नवाज ने, वो बहुत अच्छा इजाफा है। और हैदर अली की अच्छी एंट्री हुई है आज। ठीक है, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया गया और उन्होंने शो किया है कि हम तैयार हैं और पाकिस्तान के 11 नहीं 15 प्लेयर ही जो हैं वो प्लेइंग के लिए तैयार है जी। अच्छा, तो अगर देखा जाए बाबर आजम को हमने पहले मैच में भी देखा कि उनको ऑफ स्टंप से बॉल अंदर आया और उसी पे वो हल्का सा इनसाइड एज लग के बाबर आजम आउट हुए। और दूसरे T20 में भी ऐसा ही हुआ कि ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर बॉल की, फिर थोड़ा सा बॉल अंदर आया, उन्होंने खेलने की कोशिश की, इनसाइड एज लगा और बॉल विकेटों में आई। तो क्या देख रहे हैं 2 मैचेस में बाबर आजम जैसा प्लेयर, कंसिस्टेंट प्लेयर, एक ही गलती कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? जी, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। बाबर आजम जो है वो पुअर बॉल को नहीं छोड़ते, वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अनइवन विकेट है, ये कंडीशंस ऐसी थी, बॉल हल्का सा लो रह रहा था तो वो हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें परेशानी की बात नहीं है। वो एक अच्छा बड़ा प्लेयर है, वो अच्छा बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है रेसिज्म के बारे में। उसके बारे में हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। मैं अगर अपनी टीम से कहूं वो पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, आप साथ रहिएगा क्योंकि आप ओवरसीज भी खेलते रहे हैं। तो इंग्लिश क्रिकेटर्स को जो रेसिज्म है, मतलब इंग्लिश क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तानी ओरिजिन के या बांग्लादेशी या इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स जो होते हैं,
या साउथ एशियन प्लेयर्स कह लें, उनको काफी कुछ फेस करना पड़ता है, नस्ली इम्तियाज, उनके साथ बुरा रवैया अपनाया जाता है। उसके बारे में पहले आदिल राशिद ने भी जो है वो हिमायत की, अजीम रफीक के साथ जो सलूक होता रहा, और उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स भी जो है उनका सामने भी आ रहा है, रद्द अमल भी सामने आ रहा है। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो मैं अपनी टीम को कहता हूं कि वो पहले दिखा दें, आप साथ रहिएगा। तो फिर आपसे जानेंगे कि आप भी ओवरसीज प्लेयर हैं, तो क्या चीजें जो है एक ओवरसीज प्लेयर को, जो इस सब कॉन्टिनेंट का प्लेयर है या जो साउथ एशियन प्लेयर है, उसको इंग्लिश जो है वो कंडीशंस में या दूसरे मुल्कों में, यूरोप में फेस करना पड़ती हैं। तो पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। यूरोप में आदम बर्दाश्त और नस्ल परस्ती उरूज पर, नस्ली तासुब का शिकार पाकिस्तानी नयाद बरतानवी क्रिकेटर अजीम रफीक यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब में नस्ली इम्तियाज का निशाना बनाए जाने के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सामने पेश। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के खिलाफ तमाम सबूत और बयान क्रिकेट कमेटी के हवाले कर दिया। साबिक इंग्लिश स्पिनर मॉन्टी पेनेसर भी अजीम रफीक के हक में मैदान में आ गए। उनका कहना है कि अजीम रफीक ने नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाकर दलेराना फैसला किया। इसे कबल लेग स्पिनर आदिल राशिद भी अजीम रफीक के इल्जामात की तायद कर चुके हैं। बरतानवी क्रिकेटर एलेक्स हिल्स की काले चेहरे वाली तस्वीर मंजरेआम पर आने के बाद इंग्लैंड में नस्ली तासुब का मामला मजीद संगीन हो गया। तस्वीर सामने आने के बाद एलेक्स हिल्स ने अपने वीडियो पैगाम में शायकीन से माजरत कर ली और कहा कि मैं और मेरी फैमिली बहुत मुश्किल वक्त से गुजर कर आए हैं। is incredibly disrespectful, and I want to apologise for the offence that this has no doubt caused. It was incredibly reckless and foolish on my behalf. साबिक फ्रेंच फुटबॉलर लिलियान थुराम ने सफेद फार्म फुटबॉलर से नस्ली इम्तियाज के खिलाफ किरदार अदा करने की अपील की है। जी, आप रिपोर्ट आपने देखी, काजिम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो एक ओवरसीज प्लेयर होते हुए क्या कुछ फेस करना पड़ता है इसको यूरोप या अमेरिका में या जो इंग्लिश कंट्रीज हैं उनमें? जी बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि किसी भी प्लेयर के लिए या किसी भी इंसान के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स में, उसे उसके मजहब पर, रिलीजन को लेकर या मॉरली या सोशली या पर्सनली किसी भी तरह से अटैक उस पर होना, ये नहायत जो है वो काबिल मजम्मत है। ठीक है जी। ये किसी के साथ भी रवैया हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी को, बीइंग अ मुस्लिम, ये ज्यादा फेस करना पड़ता है ओवरसीज में। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, तो ये आईसीसी शुड बी एक्शन। अगर ऐसा किसी प्लेयर के साथ होता है तो आईसीसी का ये फर्ज बनता है, ये उनका पहला राइट है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ऐसा एक्ट करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वहाँ पे रहने वाले तमाम कम्युनिटी के लोगों को जो है बराबर के हकूक मिल सकें। और एक जो स्पोर्ट्स का अच्छा गेस्चर है वो जाना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी कबूल नहीं करती। अच्छा, जैसे एलेक्स हिल्स की बात हुई, या इससे पहले भी इंग्लिश एक क्रिकेटर थे, उन्होंने भी 2013 में ट्वीट किया, और जब उनकी सिलेक्शन हुई 2019 के वर्ल्ड कप के लिए, तो उसके बाद उनका वो ट्वीट वायरल हुआ और उनको सस्पेंड कर दिया गया। जबकि अभी अजीम रफीक की जानिब से भी इल्जामात तो लगाए गए, तो वो पार्लिमानी कमेटी जो है यूके की, उसके सामने पेश हुए हैं, उन्होंने सबूत भी दिए हैं, उन्होंने इल्जामात जो लगाए थे उनके बारे में। और आदिल राशिद और मॉन्टी पेनेसर जो भारतीय नयाद क्रिकेटर हैं, इंग्लिश क्रिकेटर हैं, स्पिनर थे, उन्होंने भी मतलब उनकी तायद की इल्जामात की, और उन्होंने भी कहा कि एक दलेराना फैसला है। तो मुस्तकबिल में इसके सदेबाब के लिए स्पेशली इंग्लिश को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है वो मुस्तकिल तौर पे वो इस चीज की जद में है, और ये एक जहर कह सकते हैं जो वहां की एक जनरेशन में घोला जा रहा है, जो नस्ली इम्तियाज का जहर है। तो क्या कहते हैं, इसके सदेबाब के लिए क्या करना होगा? जी बिल्कुल, इस पे जो है वो कानूनी एक्ट बनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सजाएं देनी चाहिए। अगर कोई इसका करता है तो उस पे उसे बिल्कुल एक्ट पास होना चाहिए, और आईसीसी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। आईसीसी पे बहुत जरूरी है कि वो इस पे अपना रोल प्ले करे, और ताकि सब ग्राउंड के अंदर या ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें, किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। काजिम हमारे साथ मौजूद थे, बात हो रही थी क्योंकि काजिम ओवरसीज क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने भी यकीनन काफ़ी सारी चीज़ें फेस की होंगी। बहरहाल ने देखी कि किस तरह से जो पार्लिमानी कमेटी है उसके सामने अजीम रफीक जो हैं यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के जो उनकी तरफ से खेलते थे, तो उनका कहना था कि माइकल वॉन जो साबिक इंग्लिश
उनकी जानिब से उन पर नस्ल परस्ती का इल्जाम लगाया जाता रहा और नस्ली इम्तियाज पर मबनी उन पे जुमले कसे जाते रहे जो उन्हें फेस करना पड़ा और उनके मुख्तलिफ उनके जो नाम थे वो भी उनको नाम को बिगाड़ा गया, मुख्तलिफ नाम रखे गए। तो यकीनन एक अफसोस का मुकाम है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ है। एलेक्स हेल्स का एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो उनका काला चेहरा करके वो जो थे उन्होंने मतलब उनकी तस्वीर वो सामने आई, तो उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। उनका कहना था कि मैं और मेरी फैमिली इस इशू पे बहुत सारे जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुके हैं। जबकि जो फुटबॉलर हैं लिलियान थुराम, उनका भी ये कहना था फ्रेंच फुटबॉलर के मतलब इस पे काबू पाना होगा और जो व्हाइट रीजन के जो फुटबॉलर हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा फ्रंट लाइन पे। जो नस्ली इम्तियाज है, रेसिज्म है, इसके खिलाफ बात करने में और इसको खत्म करने में। खैर यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नसीम राजपूत हमारे साथ होंगे और बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश की जो टेस्ट स्क्वाड है उस पे और जो अभी सीरीज खत्म हुई है उस पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज की परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल सीरीज देखी जाए पाकिस्तान की तो कुछ हमें जो है वो चीजें सीखने को भी मिली, लेकिन जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको हमने देखा कि वो तजुर्बा अच्छा रहा। क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमें उमर बेंच स्ट्रेंथ को तो वैसे भी ट्राई करना चाहिए था। सारी दुनिया कर रही है। आप इंडिया को देखें तो ना बुमराह है, ना कोहली है, ना भुवनेश्वर है, ना शामी है, ना जडेजा है। पूरी टीम चेंज करके रख दी। आप अगर बांग्लादेश को देखते हैं, मुशफिक उर रहीम नहीं है, शकीब उल हसन नहीं है, तमीम इकबाल ऑलरेडी नहीं थे, सोमिया सरकार को नहीं लिया, उन्होंने भी बहुत सारी चेंजेस कर दी। तो हमें भी चेंजेस करनी चाहिए थी और वो हमने चेंजेस किए, लेकिन कहीं ना कहीं सवालात पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसलिए उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखते हैं उमर, हम लास्ट बॉल तक जा रहे हैं और हम विकेटें हमारी कितनी बची हुई हैं? हमारे 2 आउट हुए थे जी। एंड में जाके हमारे 3 और आउट हुए तो 5 विकेटें हमारी गिरी हैं, लेकिन हम लास्ट बॉल तक मैच को लेके जा रहे हैं। हम इस मैच को थोड़ा पहले भी फिनिश कर सकते थे, हमारे पास पूरे ऑप्शन मौजूद थे। हम बजाय इसके कि उसको चले जाएं, लेके चले जाएं। आप अगर तीनों मैचेस उठा के देखेंगे, पहले मैच में भी हमारे साथ यही हुआ था कि बिल्कुल एंड में जाके हमने मैच को फिनिश किया था, निकल गया था मैच। वो दोनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर दी थी, नवाज ने और शादाब ने, तो मैच निकल गया था। तो ये चीज जरा सोचनी होगी कि हम ऊपर से थोड़ा सा जिस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट उमर खेलनी चाहिए, हम उस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट टॉप से नहीं खेल रहे हैं और उसकी वजह से नीचे प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर को फिर हैंडल करना जो है वो दुश्वार हो जाता है आने वाले बैट्समैनों के लिए। अगर आपकी 2 विकेटें गिरी हो, आप 125 रन चेज कर रहे हो और पता चलता है कि आप आखिरी बॉल पे जाके मैच जीत रहे हो, तो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो यार? कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हो? जिस टीम की अगर 2 विकेटें गिरी होती है उसको 8-10 रन चाहिए होते हैं जीतने के लिए, तो वो तो 1 ओवर पहले मैच खत्म करते हैं, वो 1.5 ओवर पहले मैच खत्म करते हैं। हम लास्ट बॉल तक मैच को लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लास्ट बॉल पे तो किसी का भी मैच हो सकता है। आज नवाज का चौका लग गया था, कल नहीं लगेगा, हर दफा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में क्या हुआ था? हमें ये था कि शेब मलिक भी आके नीचे से हिट कर देंगे, आसिफ भी आके हिट कर देंगे, नहीं लगी थी ना। जी बिल्कुल। तो हर दफा एक जैसा दिन नहीं होता, इसलिए आपको अगर आपके पास कमांड आ जाती है तो फिर उसी कमांड में मैच को फिनिश कर दो, ना कि आप 10 रन चाहिए हो, 8 विकेटें बाकी हो, आपके पास 2 ओवर हो और आखिरी बॉल तक मैच जा रहा हो, तो पता नहीं कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं हम। ये अच्छी चीज है, पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, सीरीज में फतह हासिल की, लेकिन अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को जीत के बाद तलाश करो। जो हमने वर्ल्ड T20 में जब जीतते चले गए थे तो देख ही नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जी। तो जीतने के बाद भी अपनी गलतियों को और कहीं पे भी अगर कोई नुक्स दिखाई दे रहा है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जी उमर। अच्छा नसीम भाई, एक और चीज, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे जो ओपनर्स हैं, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि वो स्टार्ट में आते थे, पावर प्ले में 35-36 रन करते थे, जबकि कंपैरेटिवली दूसरी टीमों को देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया 50-60 रन कर रहा है और हम विकेट भी नहीं देते और एंड तक हमारी विकेट्स भी पड़ी रहती हैं। फिर भी हम, जैसे आपने खुद ही बात की कि बहुत स्लो खेलते हैं हम लोग, और चाहे हमने 180 रन करना हो, चाहे हमने 107 रन करने हो, हम उस तरह से खेलते हैं और आखिरी ओवर तक मैच को लेके जाते हैं। तो क्या लगता है, और बाबर आजम भी हमने देखा कि वो फ्लॉप रहे, तो इस पे किन चीजों पे काबू पाने की जरूरत है या क्या स्ट्रेटेजी मजीद पाकिस्तान टीम को अपनानी चाहिए? देखिए, हमें टॉप ऑर्डर से अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। रिजवान और बाबर आजम बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत दिखाई देती है। अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए ये स्पॉट नहीं है।
आप 6 ओवर का पावर प्ले जाया ना करें। आप 3 नंबर पे बैटिंग कर लें। हफीज भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से अंदिया दे दिया, शुएब मलिक ने भी अंदिया दे दिया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होंगे। तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर जरूरत पड़ेगी। बाबर 3 पे आके बैटिंग करते, रिजवान 4 पे हफीज की जगह पे आके बैटिंग करते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। आप जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हो, देखें टॉप स्कोरर थे इस वर्ल्ड T20 के बाबर आजम, 303 रन उन्होंने स्कोर किए थे, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट उठा के देखते हैं तो फिर 129 था। रिजवान ने तीसरे नंबर पे रन स्कोर किए, 284 रन स्कोर किए, उनका स्ट्राइक रेट 128 था। वेयर इज जो डेविड वार्नर हैं, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे, अगर उनकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो उन्होंने रिजवान से 12 यानी कि रिजवान से रन किए थे, बाबर से कम किए थे 10-12 रन, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 147 है। अब आप फर्क देखें कि 20 के स्ट्राइक रेट के फर्क के मायने पता है क्या है? या तो आप 160 रन कर रहे हैं या फिर 200 रन कर रहे हैं। तो हमारी टीम टॉप ऑर्डर की वजह से ऐसा लगता है कि 160-170 रन की टीम बन गई है। या तो बाबर आजम और रिजवान को जो है वो खुद को चेंज करना चाहिए, थोड़ी तब्दीली लानी चाहिए। देखे ना, हम 15 ओवर दोनों खेल जाते हैं, 90 रन, 95 रन, 100 रन, आप बाकी 5 ओवर में आके सब मारो और 170 तक लेके चले जाओ। हर दफा ऐसा नहीं होगा। जब तगड़ी टीमें सामने आती हैं तो वो ऐसा नहीं करने देती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं मारने दिया था आपको उस तरीके से। आपने स्कॉटलैंड के खिलाफ तेज तरीन 50 स्कोर कर लिए थे, जन्नत आ गए थे, 4 छक्के भी लग गए थे। वरना बाबर आजम जब आउट हुए थे, आपको याद होगा, अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2 ओवर में 24 रन दरकार थे। अरे आप ओपन करने के लिए आए, आप 144 चेस कर रहे हैं और उसके बाद 2 ओवर में 24 रन रह जाते हैं जब आप आउट होके जा रहे हैं, तो आप मैच को छोड़ के कहां पे जा रहे हैं? तो ये मैच को उस जगह पे ले आके छोड़ देते हैं कि नीचे वाले करे ना करे, लेकिन ऊपर दिखाई दे रहा होता है रिजवान ने 45 कर दिए, बाबर ने 55 कर दिए। अरे भाई उनकी बॉल्स तो देखो, वो 45 रन अगर जो है वो 44 गेंदों पे कर रहे हैं और वो 55 रन अगर 54 गेंदों पे कर रहे हैं, तो फायदा क्या है? बिल्कुल। आप अपने स्ट्राइक रेट को तो फोकस करें, टीम के लिए खेलें। देखें जी, ये रिकॉर्ड आपके जाती रिकॉर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान के नाम जरूर रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कौम जीत मांगती है कि टीम जीती या टीम हारी। और फिर ये वो हिकमत अमली है जो आप जीत रहे हैं तो फिर इस पे फोकस करें। मैंने क्या कहा, दोनों लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्यून करने की जरूरत है। जहां उनका स्ट्राइक रेट 128, 129 दिखाई दे रहा है, इसी को 142 पर ले जाए, 145 पर ले जाते हैं, 137 पे ले जाए, 138 पे ले जाए, तो भी बहुत बेहतर है। आप 160 से 190 की टीम बन जाएंगे सिर्फ अपने 10 रन का स्ट्राइक रेट बेहतर करने के बाद। तो इस चीज को फर्क है, वरना हम 160 रन की टीम रह जाएंगे। और वो जो हमारा एक अंदाज है ना, देखें, हम टॉप ऑर्डर से ही अपना खौफ खत्म कर देते हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने पावर प्ले में 32 रन स्कोर किए थे, अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 56 रन स्कोर किए थे, पाकिस्तान ने नमीबिया के खिलाफ पावर प्ले में 29 रन स्कोर किए थे, अफगानिस्तान ने 54 रन स्कोर किए थे। जब अफगानिस्तान 54 और 56 बना रहा है तो फिर आप किस वजह से 29 और 32 रन बना रहे हो उन्हीं टीमों के खिलाफ? तो माइंड सेट को बदलने की जरूरत उम्र दिखाई देती है और टॉप ऑर्डर से माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। नीचे आने वाले बैट्समैनों को एक तो गेंदें नहीं मिलती, फिर वो बदजन हो रहे होते हैं कि हम टीम में हैं किस वजह से। अगर 3 गेंदें उसको मिलती हैं और वो आउट हो जाता है एक बड़ी हिट मारते हुए, तो उसको तो ये खौफ होता है अगला मैच मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड ऑफ द डे लोग कहते हैं देखो इसको बाहर करो। तो भाई ऊपर वाले जो सारे ओवर खेल गए, तो नीचे वाले को मिली 5 गेंदें थी, तो उससे 5 में से 3 गेंदों पे तो ट्राई करनी थी, वो विकेट देकर आ गया। इसलिए आपको ऊपर से काम करना पड़ेगा उमर जी। उमर अच्छा नसीम भाई, एक आखिरी सवाल, बहुत वक्त ले लिया आपका। जो सैफी भाई थे उनको आज ट्राई किया गया तो वो बहुत अच्छा, खैर एक मैच में कोई परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउन भी चली जाती है, और दूसरी जानिब एक तो सैफी भाई उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, और दूसरी तरफ जो शाहनवाज धानी थे उनको ट्राई किया गया तो वो अच्छा परफॉर्म कर गए। आपको नहीं लगता कि सीरीज के स्टार्ट में ही शाहनवाज धानी को भी ट्राई कर लेना चाहिए था? देखिए, शाहनवाज धानी पिछले अगर 2 PSL की बात कर लेते हैं तो दोनों के लीडिंग विकेट टेकर थे जी। वो अगर आपका जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसका लीडिंग विकेट टेकर भी अगर मौका नहीं मिल पा रहा तो उसको कब मौका मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, फास्ट बॉलर के लिए कहा जाता है अगर वो फिटनेस उसकी अच्छी है, उसकी फॉर्म अच्छी है और यंग है तो उसको खिला दो जी, क्योंकि उसकी क्रिकेट कम होती है। बैट्समैन को कहते हैं 4 सीजन गुजार के आओ, आपको जरा थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट का पता होना चाहिए, थोड़े धक्के खा कर आओ। स्पिनर को भी कहा जाता है, लेकिन फास्ट बॉलर की उम्र ज्यादा नहीं होती। अगर धानी परफॉर्म कर रहे थे तो उस सूरत में ये तो पूरी सीरीज मिलनी चाहिए थी धानी को जी। अगर आप, एक तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी टीम मैनेजमेंट के यहाँ पे फैसले, देखिए हसन अली आउट ऑफ फॉर्म थे जी पूरे वर्ल्ड T20 में, एक कैच भी गिरा, बहुत क्रिटिसाइज हुए, लेकिन बांग्लादेश के पहले मैच में वो मैन ऑफ द मैच हो गए थे, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा था।
आपने दूसरे मैच में उनको बिठा दिया जो मैन ऑफ द मैच हुए थे, जिनका कॉन्फिडेंस आप बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर दूसरे मैच में आप शहनशाह अफरीदी को दोबारा लेके आ गए, हसन अली को बाहर बिठा दिया। अरे आप दोनों को आराम दे सकते थे। जब बांग्लादेश ने अपने तमाम टॉप प्लेयर्स को आराम दिया हुआ है, यंग टीम के साथ खेल रहे हैं, तो वसीम ने क्या हल्की गेंदें की हैं, आज शहनवाज दानी ने क्या बुरी गेंदें की हैं। आप लेते ना इनके चांस। हारिस रऊफ किसी मैच में उनको भी बिठा सकते थे, लेकिन हसन अली अगर पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे और वो पूरा वर्ल्ड T20 फ्लॉप होके आ रहे थे, तो उनको तीनों मैच मिलने चाहिए थे। हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी को आप आराम दे सकते थे, क्योंकि एक की फॉर्म बहाल हो रही थी और वो फॉर्म में थे। जो फॉर्म में थे आप उनको आराम दे देते, जिसकी फॉर्म बहाल करानी थी, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल वापस लेके आना था, आप उसको कंटिन्यू करते। तो फैसले समझ में नहीं आ रहे। यहाँ पर अगर वसीम जूनियर ने अच्छी गेंदें की थी तो शाहनवाज दानी भी यहाँ पे अनप्लेएबल होते और डिफिकल्ट होते। जिस तरीके की उनकी हाइट है, थोड़ा सा डबल बेस पिच था, कुछ गेंद ऊपर आ रहे थे, कुछ नीचे भी रह जाते थे, ऐसे में वो भी इफेक्टिव हो सकते थे, वो भी 5 आउट कर सकते थे। लेकिन ये दोस्ती यारियां खत्म करें। अगर कप्तान का कोई दोस्त है तो वो टीम से बाहर नहीं होगा। तो ये चीजें जरा खत्म होनी चाहिए हमारी क्रिकेट से, जो नुकसान पहुंचा रही है उमर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। बात हो रही थी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप पे और बेंच स्ट्रेंथ की बात हो रही थी। अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं पे खामियां भी हमें नजर आई जिन पे काबू पाने की जरूरत है। हमारे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, उन पर बात हो रही थी। बाबर आजम की गलतियां और उसके बाद वो फ्लॉप भी रहे। तो फ्लॉप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से जितने बड़े वो प्लेयर हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो उनको अपने स्ट्राइक रेट पे फोकस करना होगा। एक खुद गर्ज इनिंग्स जो है वो नहीं खेलनी चाहिए उनको। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और फुटबॉल पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हैं, बात करते हैं फुटबॉल की। और मेसी और बार्सिलोना का जो साथ था, जब से छूटा, जब से अलग हुए, तब से दोनों जो है वो आउट ऑफ फोकस नजर आए। दोनों ही मारे मारे फिरते रहे। बिलाखिर मेसी ने जो है वो पहला गोल PSG की जानिब से 2-3-4 माह बाद कामयाब हो गए पहला गोल करने में, जबकि बार्सिलोना जो है थोड़ी सी जो है वो डिफोकस नजर आ रही है। तो इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं और वापस आके उस पर बात करते हैं। Messi, شفناه ومهديف لعبين تقدم واو ايش الشغف في متوغا लियोनेल मेसी के जाने के बाद फतह जैसे बारसा से रूठ ही गई। बार्सिलोना क्लब टूट कर रह गया। मेसी भी अपनी पुरानी महबूबा का गम ना भुला पाए। PSG ज्वाइन करने के बाद भी बचपन का प्यार आंखों में लिए ग्राउंड में मारे मारे फिर रहे हैं। सर्जियो बस्कुएट ने सहारा देने की कोशिश तो की, लेकिन बार्सिलोना ना संभल सकी। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना पहले 6ठे, फिर 8वें और अब 10वें नंबर पर चली गई। मेसी भी बिलाखिर 3 माह बाद गुज़िश्ता रोज पहला गोल करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन बंडसलीगा में अब तक कोई खातिर खा परफॉर्मेंस न दिखा सके। क्या मेसी और बार्सिलोना जुदाई के बाद मूव ऑन कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। वेलकम बैक जी। फुटबॉल पे बात करने के लिए रिपोर्ट आपने देखी, हमें दानियाल उमैर ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दानियाल हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेसी और जो बार्सिलोना का कॉम्बिनेशन था जो टूटा, उसके बाद दोनों ही जो है वो मतलब डिफोकस हो गए, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म हो गए। तो इसको देखकर सारे सिनेरियो को बिलाखिर मेसी तो पहला गोल करने में कामयाब हो गए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, PSG की जानिब से मेसी ने गोल किया है, कॉन्फिडेंस उसको मिलेगा। काफी टाइम लगा उनको लीग के लिए गोल करने के लिए, लेकिन चैंपियंस लीग में उन्होंने PSG की जानिब से 2 गोल किए, लेकिन लीग में उन्हें गोल नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही गोल किया, बहुत ही प्यारा गोल किया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। इस सीजन मेसी का जब का करियर उनका स्टार्ट हुआ है, ये मेरे ख्याल से पहला सीजन होगा जब मेसी ने इतने कम गोल स्कोर किए हैं। लेकिन PSG में क्योंकि मुबापे हैं, नेमार हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो मुश्किल था थोड़ा, लेकिन स्ट्राइक मिली उन्हें और उन्होंने गोल किए। मुबापे को गोल करवाए उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन यहाँ पे गोल करना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि बार्सिलोना में तो सिर्फ मेसी ही मेसी थे जी। सुआरेज और नेमार को उन्होंने गोल्स करवाए थे, लेकिन वहाँ पे उनके लिए गोल करना इजी था। यहाँ पे मुबापे हैं, नेमार अपने स्टाइल में है, अपने स्टाइल में है, सबको गोल करने का है। तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके लिए इस सीजन में ज्यादा गोल करना, लेकिन गोल किया उन्होंने, जिससे उनका कॉन्फिडेंस मिलेगा। चैंपियंस लीग में भी 2 गोल कर चुके थे, अच्छा साइन है मेसी फैंस के लिए भी
और मेसी के लिए भी। अच्छा, बार्सिलोना की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? बार्सिलोना की परफॉर्मेंस तो मेसी के जाने के बाद बहुत ही फारिग सी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। कोमैन की मैनेजर एज अ मैनेजर बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है उनका बार्सिलोना के साथ। 6 से 7वें नंबर पर वो ला लीगा में इस टाइम खड़े हुए हैं। पिछले 3 से 4 मैचेस में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन उनके लिए अब गुड साइन है, चावी वापस आए हैं। चावी एज अ मैनेजर, पहले एज अ प्लेयर उनको चैंपियंस लीग जितवा चुके हैं। लास्ट ईयर भी चल रहा था कि वो ही बारसा के मैनेजर आए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। अब वो कतर की क्लब से आए हैं, वहां से उन्होंने उनको कप दिलवाया। अब बार्सिलोना में आए हैं, जो कि बार्सिलोना फैंस के लिए और बार्सिलोना के लिए अच्छा साइन है। और आते साथ ही उन्होंने कामयाबी दिलवाई है। 1-0 से जीते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चावी कैप्टनसी में बार्सिलोना इंशाल्लाह मैचेस जीतेगा और ऊपर आएगा। अभी 7वें पे है, लेकिन इंशाल्लाह 3 से 4 मैचेस के बाद वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, जो रोमेलियो लुकाकू हैं वो पिछले 4 मैचेस में चेल्सी की तरफ से नहीं खेले, जबकि इससे पहले वो पूरी फॉर्म में थे। उन्होंने रिसेंट में 2 हैट्रिक्स भी किए हैं और वो अच्छे प्लेयर भी हैं। उसके अलावा वो इस मतलब चेल्सी को बहुत महंगे भी पड़े, लेकिन आखिरकार 4 मैचेस के बाद उनकी जगह बन रही है। वो फिट होते नजर आ रहे हैं। और उनके जो कोच थे चेल्सी के, उनका कहना था कि मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाले मैच में अवेलेबल होंगे चेल्सी के लिए। तो क्या कहेंगे आप? बड़े प्लेयर हैं, हो जाती है इंजरी। लुकाकू बड़ा नाम है, नाम होना ही चेल्सी के लिए एक बड़ा अच्छा साइन हो जाता है। नहीं होते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल चेल्सी को उनकी गैर मौजूदगी का इतना कोई फर्क पड़ा। वो टीम वैसे ही इस टाइम टॉप पे जा रही है और अच्छा प्रीमियर लीग जीतने वाली साइड पे है वो, मतलब टॉप 1-2 पे ही स्पॉट कर रहे हैं। अच्छा होगा, लुकाकू वापस आएंगे, उनका मोमेंटम बहाल होगा। और इंजरी मसाइल हो जाते हैं सीजन में। अभी शुक्र है उनके लिए कि सिर्फ 4 मैचेस के लिए गए हैं, ज्यादा मैचेस के लिए उनको नहीं बैठना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दानियाल उमैर हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी चेल्सी पे, बार्सिलोना पे और पीएसजी की परफॉर्मेंस पे। अगर देखा जाए तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी टॉप पे है और मोस्ट फेवरेट है टाइटल जीतने के लिए भी, जबकि यूरोपा लीग जो है उसका भी आगाज हो रहा है नवंबर से। तो इस लिहाज से भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत काउंट करती है, मेसी की भी, पीएसजी की। और अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात की जाए तो चेल्सी टॉप पे है और लुकाकू के आने के बाद जो है वो टॉप स्कोरर भी सीजन के। तो ट्रांसफर था लुकाकू, लेकिन उन्होंने परफॉर्म भी किया, गोल्स भी किए, 2-3 हैट्रिक्स भी की, एक मैच में 4 गोल भी किए उन्होंने। तो ये एक अच्छा साइन है चेल्सी के लिए और चेल्सी लुकाकू के आने के बाद फेवरेट है इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। खबर सबसे पहले